ठीक है। सो अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे एक दो कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन, जिनका स्टेटमेंट में थोड़ा सा इशू हो, जिनके स्टेटमेंट में थोड़ा सा इशू। कैसा इशू? जैसे कि अब ये हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा एरर कह सकते हो। अगर वो लोग कर्व सरफेस एरिया मेंशन नहीं करेंगे, आई विल रिपीट अगेन, चाहे वो ओलंपियाड हो चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, आप उसको क्या करोगे? यू विल कंसीडर टोटल सरफेस एरिया। अनफॉर्चुनेटली यू कैन से इन दिस केस जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया गया था उसमें इसको कर्व सरफेस एरिया अज्यूम करके बनाया गया था, कर्व सरफेस एरिया को अज्यूम करके बनाया गया था, तो दैट इज व्हाई ये आपका सही आया। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटली फाइन। एज ऑफ नाउ आप इसको कर्व सरफेस एरिया मान लो, बट आप ये कह सकते हो कि द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग, बिकॉज इस तरीके के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आपको जनरली आपको एक वहां पे नहीं मिलेंगे, कोई ओलंपियाड में या स्कूल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ दिस इज, देयर वाज अ स्लाइट एरर इन दिस। आई थिंक अगर सीए से कंसीडर करते तो बड़ा आसान भी हो जाता है ना, बहुत आसान हो जाता है। यस पीयूष? सर जो होमवर्क का सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 75% ऑफ द सिलेंडर इज फिल्ड, तो हम फ्रैक्शन में करके मतलब आंसर निकालें तो वो सही है ना सर? हाँ हाँ, अगर देखो यार, सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, अगर आपके बुक में आंसर है 7.5, आपने उसको 15/2 लिखा हुआ है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो। यस। ठीक है, और सेकंड प्रयांश, हाँ ये पॉइंट रखा। देखो प्रयांश क्या है ना, अगेन द थिंग इज ना, पाइप इज अ सिलिंड्रिकल पाइप, है ना। अब पाइप का मतलब ये सोचना तो गलत है कि वो पाइप एक हॉलो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है, एंड नो प्रॉब्लम ना, यू कैन जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस सुजा? सर आर.एस. अग्रवाल के सर सॉल्व एग्जांपल में सर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में सर दी नहीं थी, फिर भी सर 22/7 सर वहां पे ले लिया गया सर, लेकिन कल आप बोले थे कि अगर सर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व एग्जांपल्स। यस, वो तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब जैसे मैंने आपको कल जो चीज बताई थी वो क्या बताई थी, बताओ। सर आप बताए थे कि जब क्वेश्चन में न दिया हो तो हम लोग उसको पाई की वैल्यू ऐसे पाई ही ले लेंगे, मतलब उसका कुछ नहीं, कोई वैल्यू लिखेंगे नहीं। जब एग्जैक्टली फिर आप वही पॉइंट मेरे जो कहता हूँ कि आप ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने बोला कि जब पाई की वैल्यू नहीं बोला जाता क्वेश्चन में क्या यूज करना है, तो यू आर फ्री, आप चाहो तो पाई में ही रहने दे सकते हो। उसके बाद मैंने अगली चीज बताई थी कि जनरली पाई की वैल्यू लोग 22/7 कब लेते हैं? जब रेडियस वगैरह एक 7 का मल्टीपल दिया हुआ रहता है। एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको ये वर्ड वहां पे मिल जाएगा। एंड अगेन पे अटेंशन इन द क्लास, जो आप नहीं करते हो। मैंने कल भी आपको ये चीज बोली थी, ये मैंने बोला था कि जब क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है तो यू आर फ्री टू यूज आइदर पाई, और यू आर फ्री टू यूज आइदर 22/7, और यू आर फ्री टू यूज 3.14। दिस विल रिमेन completely your choice what you want to use. अब जनरली व्हेन डू वी यूज 22/7? ओनली व्हेन द रेडियस वगैरह या कोई एक चीज हमको कैंसिल होते हुए देखे 7 के मल्टीपल में, राइट? चैट में मुझे 4-5 लोग बोल भी रहे कि हाँ सर आपने बोला था। रिकॉर्डिंग देखिएगा, पता चल जाएगा। रजनीश? यस रजनीश? हाँ रजनीश बोलो। सर होमवर्क का 4 नंबर। आर.एस. अग्रवाल से मिलाए थे सबसे पहले, ये बताओ। यस सर। चलो, so let's solve this question. 3 cylinders have their curved surface area in the ratio 2:3:5. हमें उनके रेडियस का रेशियो पूछा गया है अगर उनके हाइट सेम है। चलिए राजेश, आप अनम्यूट करके रहो, जहां डाउट होगा आप इंस्टेंटली मुझे पूछिएगा। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जहां डाउट होगा इंस्टेंटली पूछिएगा। लेट्स गेट दिस क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4, इट इज 9m13.2।
अब देखो रजनीश, यहाँ पे क्या था, 3 अलग अलग हमारे पास क्या आ गए, सिलेंडर्स आ गए। तो सबसे पहले बताओ हमारा स्टार्टिंग क्या होता है? 3 अलग अलग सिलेंडर है तो उसके लेंथ हाइट और रेडियस अलग अलग होंगे कि नहीं? तो आप क्या मानोगे? लेट द हाइट एंड radius of first cylinder, let the radius and height of first cylinder be h1 and r1। आपका मतलब कॉपी में मान लो कि अगर ये स्कूल में एग्जाम आता है तो पहले तो हमको वहां पे मानना पड़ेगा कुछ वैल्यूज, क्योंकि देखो वहां पे हाइट का रेशियो दिया हुआ है आपसे, रेडियस का रेशियो पूछा है। फिर सिमिलरली लेट द हाइट एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर, क्योंकि 3 सिलेंडर्स थे तो हमको उसके अकॉर्डिंग अज्यूम करना पड़ेगा। सो सेकेंड सिलेंडर का हाइट को मान लो h2 और उसके रेडियस को मान लो r2। थर्ड सिलेंडर के हाइट को मान लो h3 और उसके रेडियस को मान लो r3। ठीक है, तो h1 r1 h2 r2 h3 r3। अब आप बताओ रजनीश की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इनका वो लिखना शुरू करें, कर्व सरफेस एरिया लिखना शुरू करें, तो फर्स्ट वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या लिखोगे? सर 2 पाई r1 h1 2 पाई r1 h1, राइट। सिमिलरली अगर हम CA से 2 की बात करें, मतलब कि सेकेंड वाले की बात करें, वो कितना हो जाएगा? 2 पाई r2 h2 और CA से 3 हो जाएगा 2 पाई r3 h3, राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर हम एक बार वापस चले तो ये देखो मैंने क्वेश्चन को अभी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा था, बस मुझे पता चल गया कि 3 अलग अलग कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही थी, तो मैंने पहले ये सब अज्यूम करके लिखा। अब पहला लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, वो कह रहा है 3 cylinders have their curved surface area in the ratio 2:3:5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, अब इनको देखकर हम क्या बोल सकते हैं रजनीश? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CA से 1। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा रेशियो वाली बात हो जाती है। जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि रेशियो हम लोग सिर्फ 2 क्वांटिटीज का ले सकते हैं, लेकिन रजेश आप 3 क्वांटिटीज हो, 4 क्वांटिटीज हो, सबका लिया जा सकता है। मान लो जैसे कि अभी क्लास में 10 लोग हैं, अगर 10 लोगों का मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है और मैं उनके रेशियोज को कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं 10 नंबर्स का भी रेशियो ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन के मुताबिक CA से 1 is to CA से 2 is to CA से 3, ये वैल्यू हमें दी हुई है 2:3:5। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी हुई है 2:3:5। तो अगर आप यहाँ पे अब हम वैल्यूज को अगर पुट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सो 2 पाई r1 h1 इज टू, या फिर हाँ 2 पाई r1 h1 इज टू 2 पाई r2 h2 इज टू 2 पाई r3 h3। this value is equal to 2:3:5। ठीक है, this value is equal to 2:3:5। अब यहाँ पे हमें क्या चीज देखना पड़ेगा रजेश, एक चीज छोटी सी पूछनी है। अगर 10:12 होता है तो हम यहाँ पे दोनों में कॉमन टर्म कैंसिल करते हैं ना? अगर 10:2 होता है तो हम दोनों टर्म में कॉमन कैंसिल करते हैं, क्या बन जाता है ये? सर 5:6। ठीक है, सिमिलरली अगर रजनीश हम यहाँ पे बोले, मान लो कि हमारे पास 10:12:20 है, 10:12:20 और अगर हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 5:10, राइट। तो रजेश एक चीज सोचो कि क्या हम यहाँ पे भी अगर ऑब्जर्व करें तो हमें कॉमन दिख रहा है क्या? 2 पाई हर जगह दिख रहा है आपको? यस सर। तो 2 पाई हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? r1 h1 is to r2 h2 is to r3 h3 is equal to 2:3:5। कोई दिक्कत यहाँ तक रजनीश? नो सर। ठीक है, अब इसको मार्क कर लीजिए 1, क्योंकि यही अब हम लोगों को पूरा वो करने वाला है, हेल्प करेगा। आई थिंक यहाँ तक करने के बाद अब आ जाओ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे, क्योंकि अब इसके बेसिस पे एक पार्ट सॉल्व करूंगा तो आप सेकंड पार्ट खुद ही कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियाई क्या होगा
फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। रेशियो ऑफ द रेडियाई का मतलब हो गया रजनीश R1:R2:R3 निकालना पड़ेगा if all of them are of the same height, if all of them are of the same height। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम रेशियो निकालना चाहते हैं किसका, रेडियस का। तो हम निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h1 is equal to h2 is equal to h3 and we want to find R1 is to R2 is to R3, हम ये निकालना चाहते हैं। तो अगर आप इन सबको मान लेते हो h, अगर आप इन सबको h मान लेते हो, तो हम इक्वेशन 1 को अगर दोबारा लिखे h1 h2 h3 की जगह पे h रखे, तो क्या बनेगा रजनीश? वो क्या R1h is to R2h is to R3h बनेगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2:3:5 हो गया। यस सर। ठीक है, ये 2:3:5 हो गया। तो h हमारा कैंसिल हो रहा है हर जगह से, h हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब वो सेम बता दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया कि वो सेम है। तो अगर सेम है तो फिर वही सेम चीज की रेशियो में कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हमारे पास बताओ R1 R2 R3 क्या आएगा? 2:3:5। 2:3:5 आ रहा है समझ में क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब अगर आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना होता, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेकेंड पार्ट में आपको बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इफ ऑल द रेडियसेस आर सेम। तो अब आप क्या करते हैं सेकेंड वाले के लिए? बी पार्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बी पार्ट के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम चीज चल रहा है, R1 is equal to R2 is equal to R3। ये क्वेश्चन ने बोल दिया तो हम मान लेंगे कि वो R है। और अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? टू फाइंड h1 is to h2 is to h3, हम ये निकालना चाहते हैं, राइट। सो जब इसको सॉल्व करोगे फिर से इक्वेशन 1 को लिखोगे, लेकिन अब जब आप इक्वेशन 1 को लिखोगे तो R1 R2 R3 की जगह पे R रखेंगे हम लोग। तो ये बन जाएगा हमारा RH1 is to RH2 is to RH3 is equal to 2:3:5। समझ में आ रहा है क्या यहाँ ये वाला? यस सर। ए पार्ट का बी पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम ये समझ सकते हो कि यहाँ पे मेन था ये ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, उसी इक्वेशन नंबर 1 के बेसिस पे हम ए पार्ट को अलग से सॉल्व किया और बी पार्ट को अलग से सॉल्व किया। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बन रहा है। इस बार हमारा आर कैंसिल होते हुए दिख रहा है और हमारे पास फाइनली h1 is to h2 is to h3 का वैल्यू निकल कर आएगा 2:3:5। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया फिर आपको। यस सर। हाँ, क्लास के बाद जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। हाँ, और कोई डाउट किसी को? यस प्रियांश, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 7 का मल्टीपल मिलेगा, तो इसलिए 10 में से 8 जगहों पे पाई का वैल्यू 22/7 यूज कर ही लेते हैं मतलब। चलो, तो आई थिंक और कोई डाउट्स नहीं है लोगों के। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। आज एक काम करते हैं, आज आप पहले कुछ कोन वाले अगर मैं याद करूं तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास का पीडीएफ एक बार ओपन किया जाए। हाँ, तो ये अपना कोन वाला पार्ट था, है ना। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि जो कोन है हॉलो सिलेंडर पढ़ा दो। ओके, ठीक है। चलो पहले एक बार हॉलो सिलेंडर वाला पार्ट देख लेते हैं। देखिए, द रीजन व्हाई आई गिव यू आरएस अग्रवाल इज बिकॉज स्पेशली एक तो आपको क्वेश्चंस का वैरायटी और भी मिल जाएगा बेसिक लेवल के। अब आपको हमेशा एक बार इसको गो थ्रू कर लेना चाहिए। जैसे देखो, परफेक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा समझाने के लिए भी चीजें नहीं है। सिलेंडर की जब बात हुई थी तो जनरली बुक्स वगैरह में क्या होता है कि दे टॉक अबाउट सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हुआ गाइस, जिसमें आपको पूरा हैवी समझो। जैसे ये पेन हो गया, ठीक है, दिस पेन। तो राइट नाउ दिस पेन इज अ सॉलिड सिलेंडर। आप इसमें ऐसे सोच के रखो कि मैंने इसके अंदर
पानी भर दिया है, या ये पूरा मेटल का है, पूरा मेटल का है, तो दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, यू कैन से कि इसमें कोई जगह नहीं है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है कि बीच में खाली है, जैसे कि पानी का बॉटल, ठीक है, या ग्लास। इमेजिन करो कि जो ग्लास होती है, जैसे देखो ये, लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्लास, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्लास। अब इस ग्लास में अगर मैं बॉटम में, मान लो कि बॉटम गायब हो जाए, बॉटम गायब हो जाए तो क्या होगा? आप देख सकोगे, है ना, आप अंदर से बाहर देख सकोगे, अंदर अंदर पूरा खाली है, इट इज ओनली द सरफेस, यहाँ पे सर्कल नहीं है, ठीक है, बेस में सर्कल नहीं है, तो आप इजीली इसको देख सकते हो। पाइप्स कैन बी अ गुड एग्जांपल। पाइप्स में क्या होता है, आप सोचो कि कटा हुआ पाइप अगर आप लेकर आए हो तो क्या होता है, पाइप को एक जगह से दूसरी जगह देख सकते हो कि नहीं? स्ट्रॉ, वेरी गुड, वो होता है ना, वो वाला पाइप, कोल्ड ड्रिंक पीने में जो पाइप यूज करते हो, या नारियल पानी पीने में जो पाइप यूज करते हैं, स्ट्रॉ बोल सकते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ओके, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। सो अब यहाँ पे फायदा क्या होता है, ये हॉलो सिलेंडर के कारण आपको अगर इसका सरफेस एरिया निकालोगे, अगर आप हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालोगे, ट्राई टू इमेजिन, तो आपको दो सरफेसेस दिखता है, आपको बाहर वाला आउटसाइड सरफेस भी दिखेगा और आपको इनसाइड सरफेस भी दिखेगा, राइट। सबसे पहले बात, हॉलो सिलेंडर में आपको बाहर का भी सरफेस दिखेगा और आपको अंदर का भी सरफेस दिखेगा, तो इसीलिए जब उसके बात की जाती है सरफेस एरिया की, तो पहले मैं उसके सरफेस एरिया पे चलता हूँ, पहले मैं उसके सरफेस एरिया पे चलता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या रहता है, उसके कर्व सरफेस एरिया में क्या लिया हुआ है, उसका एक्सटर्नल सरफेस और उसका इंटरनल सरफेस, उसका एक्सटर्नल सरफेस और उसका इंटरनल सरफेस। लेट मी मेक द सिचुएशन, क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप उसको ऐसे देखोगे अंदर से, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, और ये जो बाहर जो पार्ट बच रहा है, ये कह सकते हो आप कि बाहर में, मतलब इसके, अब ये जो बाउंड्री हो रही है ना, दिस बाउंड्री विल गेट फिल्ड, दिस बाउंड्री विल गेट फिल्ड, बिकॉज जैसे कि स्ट्रॉ होती है, वो जो स्ट्रॉ होती है तो उस प्लास्टिक रहता है ना, तो कुछ हल्की सी थिकनेस तो है वहां पे, हल्की सी थिकनेस तो है वहां पे, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो अब आपको ये एक तरीके से इसका वो निकालना होता है। लेट मी ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इसको और अच्छे से एक दो एग्जांपल्स दिखाने के लिए। ओके, तो मैं आप लोगों को भी हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल दिखाता हूं। दिख रहा है आपको ये? आर यू एबल टू सी दिस? टेल मी। दिख रहा है सबको हॉलो सिलेंडर? ठीक है, नाउ और भी एग्जांपल्स यहाँ पे, ये तो बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, दिस वन, राइट, ये वाला तो परफेक्ट एकदम, मतलब इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे ये देख सकते हो, दिस लोहे का पाइप, दिस इज ऑल्सो हॉलो सिलेंडर, राइट, दिस इज ऑल्सो हॉलो सिलेंडर। रिंग भी एक एग्जांपल हो सकता है, एक इसकी हाइट को अगर छोटा कर दोगे, जो आप लोग हाथ में रिंग पहनते हो, वो रिंग भी तो एक तरीके का हॉलो सिलेंडर ही है ना, राइट। तो आई बिलीव सबको शेप तो आप अच्छे से फील कर पा रहे हो, शेप तो अच्छे से फील कर पा रहे हो, ठीक है। सो अब चलो हम उसके बारे में बात करते हैं, फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो अब हम उसके फॉर्मूलाज के ऊपर, फॉर्मूला का डेरिवेशन पे आते हैं। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अब जैसे आपको हॉलो सिलेंडर का आइडिया क्लियर हो गया,
हॉलो सिलेंडर का आइडिया क्लियर हो गया। सो formulas of a hollow cylinder, formulas of a hollow cylinder। now देखो ठीक है, अब इसको अगर हम इसमें थोड़े से ड्राइंग्स वगैरह करें तो ये एक ऐसा सिलेंडर होगा, अंदर एक सर्कल है बाहर एक सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, दोनों का सेंटर सेम है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। ठीक है, नाउ इसका रेडियस विल बी r1, मान लो अंदर वाले का r1 है और बाहर लेट्स से दिस इज o a b। ओके, तो आप इसको अगर ऐसे देखोगे OA क्या होगा, OA इज जो अंदर वाले सर्कल का रेडियस है उसको R1 नाम दे देते हैं, OB क्या होगा जो बाहर वाला जो सर्कल है उसके रेडियस को हम लोग R2 नाम दे देते हैं, राइट। तो लेट्स नाउ लुक इनटू द फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, दैट विल बी आउटर सरफेस प्लस इनर सरफेस। अब आप ये तो समझ सकते हो ना कि इसका आउटर सरफेस भी एक सिलेंडर है और इसका इनर सरफेस भी एक सिलेंडर ही होगा। आउटर सरफेस एक सिलेंडर है, इनर सरफेस भी एक सिलेंडर होगा। सो आउटर सरफेस का अगर कर्व सरफेस एरिया देखोगे तो दैट विल बी 2 पाई r2h, 2 पाई r2h, क्योंकि कई जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ का अंदर का सरफेस बाहर का सरफेस अलग होगा, जो पाइप्स होता है अंदर का सरफेस बाहर का सरफेस अलग अलग होता है लेकिन हाइट तो सेम होती है, तो इसीलिए दोनों सरफेसेस का हाइट को सेम लिया जा रहा है। टू पाई r1h, ठीक है, तो 2 पाई r2h प्लस 2 पाई r1h। यहाँ पे अगर आप 2 पाई h को कॉमन ले लेते हो, 2 पाई h को कॉमन ले लेते हो, ब्रैकेट में क्या बनेगा, ब्रैकेट में बनेगा r2 प्लस r1। बोलो कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम? शायद पूछ रहे कि सर कैन वी राइट r2 as r, बिल्कुल लिख सकते हो, शायद बिल्कुल लिख सकते हो। आपको बस याद रहना चाहिए कि यू आर कंसिडरिंग r2 as द बिगर r, मतलब बाहर वाला जो है बड़ा रेडियस वाला उसका आपने कैपिटल R से डिनोट किया और अंदर वाले को स्मॉल r। फॉर्मूला है ना, अल्टीमेटली आपको एग्जाम्स में r2 की जगह अगर आप x2 भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। The only thing is whether you are putting the correct values in the formula, that will matter। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब तो ये हमने कर लिया स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया वाला। अब कर्व सरफेस एरिया कर लिया तो आप टोटल सरफेस एरिया के बारे में सोचो, टोटल सरफेस एरिया के बारे में सोचो। नाउ टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, अब रिंग है, रिंग हो गया या इवन पाइप्स हो गए, तो अभी तो हमने पाइप्स का खाली कर्व्ड वाले पार्ट का बात किया, लेकिन इफ यू कंसीडर अबाउट द टोटल सरफेस एरिया तो क्या आने वाला है, टोटल सरफेस एरिया में देखोगे तो CA से आएगा प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। लेकिन अब यहीं पे छोटी सी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। व्हाट अबाउट द टॉप, व्हाट अबाउट द टॉप, टॉप विल बी लाइक अ रिंग, यस, क्योंकि आपको दिखता है ना, खाली बाउंड्री दिखता है और ये, तो यहां पे हम बोलेंगे एरिया ऑफ टॉप रिंग प्लस एरिया ऑफ बॉटम रिंग। मतलब इफ इट वाज अ सॉलिड सिलेंडर, अगर ये एक सॉलिड सिलेंडर होता, सो इन दैट केस वी कंसीडर द एंटायर सर्कल, बट बिकॉज इट इज अ हॉलो सिलेंडर, दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग ओनली द रिंग पार्ट। इज इट ओके? ऐसा हॉलो सिलेंडर नहीं हो सकता जिसमें टॉप और बॉटम सरफेस हो? नहीं अनुजा, फिर उसको हॉलो सिलेंडर नहीं बोलोगे। हॉलो सिलेंडर का मतलब ये कि बीच में एकदम खाली है
यू कैन एक्चुअली अंदर से बाहर देख सकते हो, काइंड ऑफ यू कैन सी। या मान लो कि उसको कवर भी कर दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सोचो कि आप जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, आपको पता है कि ग्लास का अंदर खाली है, तो अगर आपने बॉटम में ऑलरेडी सर्कल है, अगर आपने ऊपर से भी इसको कवर कर दिया, स्टिल दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। बस जब आप इसका जब सरफेस एरिया निकाल रहे होगे तो उसके इसमें सी से आएगा, प्लस एरिया ऑफ पूरा सर्कल आएगा, प्लस एरिया ऑफ नीचे का पूरा सर्कल आएगा, ठीक है। शेप्स तो कैसा भी बनाया जा सकता है, you just have to understand कि how the formula is coming, so that अगर शेप में कुछ चेंजेस कर भी दिया जाता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये टॉप रिंग कैसा होगा स्टूडेंट्स? टॉप रिंग विल बी बाहर का सर्कल माइनस, लेट मी रब दिस एंटायर थिंग। ये क्या होता है कि जब हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, जब हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में एक्चुअली में पूरा एरिया आ जाता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है कि ये पूरा एरिया आ गया ना, पूरा का पूरा एरिया आ गया। लेकिन क्या हॉलो सिलेंडर के केस में हमको पूरा सर्कल का एरिया चाहिए? नहीं, हमको पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। कौन सा पार्ट माइनस करना पड़ेगा? जो इसका अंदर का पार्ट होता है, जो इसका अंदर का पार्ट होता है। अब वो अंदर का पार्ट मतलब कौन सा पार्ट की बात की जा रही है? दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। आपको ये वाले पार्ट को माइनस करना होता है ना, आपको ये वाले पार्ट को माइनस करना होता है। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज, जब हमको रिंग का एरिया निकालना होता है तो हम बाहर वाले सर्कल का एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस करते हैं। जब आप बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा खाली ये वाला पार्ट। आर यू गेटिंग दिस? यू विल गेट द रिंग, ठीक है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इसका अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो दिस इज सी ए का फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट है ना। यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इट विल बी पाई r1 स्क्वायर। अच्छा, टॉप में तो रिंग की बात करें ना, तो रिंग की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। अब बॉटम में भी वही होने वाला है, बॉटम में भी वही होने वाला, तो इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। बॉटम में भी वही होने वाला है तो इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? आर यू एबल टू गेट दिस आइडिया? अगर कहीं भी दिक्कत है प्लीज रेज योर हैंड। कहीं पे दिक्कत है प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम पे। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम के लिए क्या होगा? अगेन द सेम लॉजिक। आप सोचो, ट्राई टू इमेजिन कि वो जो स्ट्रॉ था, अगर वो एक सॉलिड स्ट्रॉ होता। सॉलिड स्ट्रॉ का मतलब क्या होगा? यू कैन से पेंसिल। पेंसिल जो देख रहे हो ना, जस्ट थिंक वो पेंसिल एकदम राउंड है, ठीक है। तो वहां पे हम वॉल्यूम क्या निकालते हैं? वहां पे हम वॉल्यूम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच। वी कंसिडर द वॉल्यूम एज पाई आर स्क्वायर एच। बट क्या यहाँ पे हम वो कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि उतना तो मटेरियल ही नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इट्स अगेन जो बाहर वाला सर्कल है, जो बाहर वाला सरफेस के कारण वॉल्यूम जो बन रहा है, माइनस जो खाली हुआ, जो खाली हुआ वो अंदर वाले सिलेंडर के कारण खाली हुआ है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर, बाहर वाला इज R2, पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। ठीक है, एक छोटा सा बस यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज R1 and this is R2। ठीक है, let me try to teach you how to calculate the volume। एक मिनट मुझे टाइम दो।
वो चेक डायग्राम अगर हो जाए ना तो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके तो देखिए मैंने आई एम ट्राइंग टू टेक सम डायग्राम्स, जैसे कि ये डायग्राम हो गया स्टूडेंट, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। नाउ कैन यू थिंक दैट वहां पे बीच में जो एक पार्ट आ रहा है, ये जो इतना जो पार्ट आ रहा है ना, दिस पार्ट, दिस इज एम्प्टी, ये वाला पार्ट एम्प्टी है। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ा तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी अज्यूम दैट दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। so if you assume that this is a solid cylinder, तो पाई बाहर वाला जो सर्कल बन रहा है उसके रेडियस को कैपिटल आर ही मान लो, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है इफ इट इज अ सॉलिड सिलेंडर, राइट, इफ इट इज अ सॉलिड सिलेंडर। अभी हमने अज्यूम किया कि ये कंप्लीटली सॉलिड है, इसमें बीच में कोई एम्प्टी पार्ट नहीं है, तो उस केस में हमारा वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बट देयर इज एन एम्प्टी पार्ट, है ना, वहां पे खाली है, तो जो पार्ट खाली है उसको कैसे कंसिडर करोगे? तो हमने तो अभी तो पाई आर स्क्वायर एच जो लिखा है वहां पे तो ज्यादा वॉल्यूम आ गया ना, वो तो हमने ज्यादा काउंट किया है, तो हमको वो पार्ट को क्या करना पड़ेगा, जो अंदर में जितना खाली हुआ उसको कंसिडर करने के लिए वी विल हैव टू डू सब्ट्रैक्शन और नॉट, we will have to do subtraction or not, we have to do subtraction, right? so अंदर वाला पार्ट को मान लो, अंदर जो सर्कल बन रहा है ना, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दिस पार्ट, तो मान लेते हैं कि ये जो सर्कल, इसमें जो सर्कल है उसका रेडियस है स्मॉल आर, तो इसीलिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अपना बाहर वाले के लिए, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच अंदर वाले के लिए। क्या आपको ये चीज फिगर आउट कर पा रहे हो नाउ? Asta I'll do that again, no problem. Yes, यहाँ पे हम वो भी कर सकते थे, you can again वॉल्यूम के केस में you can always go for, अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता था, you could have thought as base area, आप इसको सोच सकते थे बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। नाउ व्हाट अबाउट द बेस, बेस इज अ रिंग, बेस इज अ रिंग, तो उसका एरिया क्या होगा, दैट विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट, ये जो रिंग जो बन रहा है, और हाइट कितना है दोनों केस में एच है। तो अगर आप इस लॉजिक से भी वॉल्यूम निकालने जाते, और अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होल इनटू एच। और अगर आप अगले स्टेप में एच को मल्टीप्लाई करोगे, अगले स्टेप में एच को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्टली क्या मिलने वाला है, आपको लास्टली यही चीज मिलेगा, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम इज द लॉजिक टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ hollow cylinders, ठीक है। अनन्या यू कैन डू अ बेस इनटू, ये वाला हो गया, तो सबको समझ में आ रहा है ना। एक और यहाँ पे डायग्राम रखा है मैंने, ये भी डायग्राम वैसे ही है, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम डायग्राम। बेसिकली we have considered the external volume minus internal volume, you can think it in this way, external cylinder का volume minus internal cylinder का volume। समीर बेस एरिया इनटू हाइट कैसे किया मैंने, बेस क्या होगा यहाँ पे, इन केस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, देखो काम करता हूं ना, जल्दी टाइप जल्दी हो जाएगा। द लॉजिक इज in case of a solid cylinder the base is a circle, ठीक है, whereas in case of a hollow cylinder the base is a ring, this is what you have to keep in mind। तो जब बेस अगर एक रिंग होगा तो उस रिंग में अगर मैं उसके डायग्राम को एक बार यहां पे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस समीर। अब अगर आप यहाँ पे
रेडियस की बात करोगे। सो लेट्स से दिस अंदर वाला है स्मॉल r, बाहर वाला जो है दैट इज कैपिटल R, ठीक है, बाहर वाला है कैपिटल R, O A B। सो OA का वैल्यू है स्मॉल r एंड OB का वैल्यू है कैपिटल R। अब आप ही बताओ कि इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिंग, इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिंग, आप कैसे कैलकुलेट करते? रिंग मतलब कौन सा? ये वाला पार्ट, ये जो बीच में दिख रहा है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। आप इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वुड हैव बीन आवर लॉजिक? आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, यस और नो? आउटर सर्कल पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस इनर सर्कल पाई स्मॉल r स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, चलो। So I believe everyone is able to figure out the logic now. Let's move ahead. तो ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आई डोंट वांट यू गाइस टू मेमोराइज द फॉर्मूला डायरेक्टली। जहां पे डेरिवेशन आपके लेवल पे समझाया जा सकता है 9th लेवल तक, वहां डिस्कस करेंगे। जहां पे डेरिवेशन बुक के ऊपर निकल जाता है, वहां पे फिर वी विल अवॉइड, वहां पे वी विल रिमेंबर द फॉर्मूलाज, वी विल एक तरीके से लर्न द फॉर्मूलाज बाय हार्ट। बट क्या होगा कि अगर हमने 2-3 जगहों पे, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूलाज कैसे आया है इस चीज को अगर आप विजुअलाइज कर पाए हो, सो फॉर्मूला अप्लाई करना इजी हो गया होगा। एंड सिमिलरली अब जो बाकी है, जैसे क्यूब, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला अगर आप याद कर भी लेते हो ना, तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। कहाँ पे सरफेस एरिया लगता है, कहाँ पे वॉल्यूम लगता है, ये आप ऑलरेडी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर में सीख जाओगे। तो कौन स्फीयर वगैरह का फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लेने से भी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, ठीक है? इट्स ओके साकेत। चलिए, सो आस्था टीएसए के बारे में कह रहे थे आप। ये देखो आस्था, क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया हमेशा क्या रहता है? इट्स कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है? अब अगर आप कर्व सरफेस एरिया को तो मैंने वैसे ही रहने दिया, अगर आप आज तक टॉप के बारे में सोचोगे तो टॉप क्या होगा? टॉप एक रिंग रहेगा ना, अभी जैसे मैंने दिखाया था। तो जो टॉप वाला, लेट मी राइट इट हियर, ये जो टॉप वाला जो रिंग होगा उसका एरिया क्या निकालोगे? दैट विल बी पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, है ना? तो अगर आप वहां पे पाई, और अगर आप बॉटम वाले की बात करो तो बॉटम वाले में भी क्या होगा? बाहर का सर्कल, उसका एरिया पाई r2 स्क्वायर माइनस अंदर वाला सर्कल, तो पाई r1 स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहा है इसलिए मैंने 2 टाइम्स किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर का टॉप और बॉटम सेम होता है, तो अगर टॉप का एरिया जितना भी होगा बॉटम का एरिया भी उतना ही होगा, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स किया हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, तो आई बिलीव अब हमारे दिमाग में ये क्लियर हो गया ना हॉलो सिलेंडर वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा कोन पे आ जाते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा सा मैं आपको कोन स्पेसिफिक क्वेश्चन दूंगा। तो ये अपना कल का पीपीटी है, कल वाली फाइल है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोन में क्या है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 डिफरेंट हाइट्स। एक होता है स्लैंट हाइट, एक होता है स्लैंट हाइट जो कि हमारा टेढ़ा वाला हाइट है, जैसे कैप होती है ना, तो कैप कह लो, कैप का जो बाहर वाला जो ऐसे टेंट जैसा जो दिखता है, दैट इज द स्लैंट हाइट। और जो नॉर्मल हाइट बोलते हैं, वो नॉर्मल हाइट क्या है? तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो कैप का टॉप होता है, जहां पे दोनों कर्व्स मीट करते हैं, तो ये जो टॉप होता है, उस टॉप को अगर बेस के सर्कल के सेंटर के साथ मिलाओगे, बेस के सर्कल के सेंटर के साथ मिलाओगे, सो दिस OB is kind of a line inside। या आइसक्रीम कोन को इमेजिन कर लो, आइसक्रीम कोन का जो सर्कल होगा ना, ऊपर जो सर्कल होगा, उस सर्कल का जो सेंटर है, उस सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर लाइन, तो वो लाइन जो है वो कोन के टिप को क्रॉस करेगा, ठीक है? तो दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द कोन।
ये टेढ़ा वाला विल बी कॉल्ड एज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और क्योंकि वहां पे एक सर्कल है तो सर्कल का रेडियस भी आएगा. नाउ व्हेन यू जॉइन दीज ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, एंड द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर द आर, एच एंड स्लैंट हाइट, where the slant height will act as the hypotenuse. Slant height आपका hypotenuse की तरह act करेगा. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इन तीनों को रिलेट कर सकते हो. L square is equal to h square plus r square. ठीक है. Now अब आते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में. कर्व सरफेस एरिया का स्टूडेंट्स अगर हम इसका डेरिवेशन देखें, derivation will be slightly difficult. Let me think. तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो आपके उससे बाहर निकल जाता है. एक मिनट, लेट मी चेक. वैसे यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी वो सिर्फ फॉर्मूला लिखे होंगे. ओके, तो ये जैसे कि अपना राइट सर्कुलर कोन हो गया. Yes, so derivation is difficult here. Derivation is difficult as I have expected. आज म्यूट करना. 579 क्यों ये करना है सर? वो कौन के लिए आपको बता रहे थे कि ऑन ओपन कर दीजिए आप. 579 भी मैंने जो ओपन किया था 592 वहां पे है ना ये. अच्छा, आप इधर की, हाँ ये 579 की बात कर रहे थे. यस सर, यस सर. तो गाइस आप देख सकते हो कि एज सच यहाँ पे फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, बिकॉज द डेरिवेशन गोज स्लाइटली अहेड ऑफ यू नो द बुक. अक्षर पूछा सर इज बर्थडे केप एन एग्जांपल ऑफ हॉलो कॉन. यस यस एग्जैक्टली. गाइस यहाँ पे भी ना, as of now my request will be to remember the formula directly, because it's going to be quite difficult to make you understand how the formula of CSA came. पूरा खेल किस पे, CSA समझाना मुश्किल है, बाकी कुछ समझाना मुश्किल नहीं है. क्योंकि अगर आपको CSA पता चल गया, and if you're able to remember that the CSA of a cone is pi RL, तो TSA में तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है. because TSA का मतलब क्या होता है? TSA का मतलब होता है CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम. अब अगर आप एक आइसक्रीम कोन को ही कंसीडर करोगे तो टॉप में आपको सर्कल दिखेगा, बॉटम में एक छोटी सी टिप होती है, उस टिप का एरिया को आप ना के बराबर मान सकते हो. तो इट इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ सर्कल. तो कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो दैट इज व्हाई टीएसए का फॉर्मूला क्या बनता है? टीएसए का फॉर्मूला इसीलिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बनता है. ठीक है, इसीलिए ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बनता है. नाउ फिर आते वॉल्यूम पे. तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि वॉल्यूम को कैसे याद रखना है, कौन के वॉल्यूम को. इट इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. ऐसा क्यों बोला हूं? बिकॉज ये जो वॉल्यूम निकाला गया था ना, ये एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था, और बहुत सही एक्सपेरिमेंट है. आप इस चीज को थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा. जस्ट थिंक दैट
ठीक है, तो क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग अ कोन एंड आई एम टेकिंग अ सिलेंडर, एंड सिलेंडर का हाइट और कोन का हाइट सेम होगा। जिस एक्सपेरिमेंट से ये वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला गया था वो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज h, दिस वैल्यू इज r, यहां पे भी दिस वैल्यू इज h एंड दिस वैल्यू इज r। तो गाइस वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आप इस चीज को थोड़ा सा फील करो, इमेजिन करो, एज ऑफ नाउ द सिलेंडर इज कंप्लीटली हॉलो। आप इमेजिन करो कि आपके पास कोन भी खाली है और सिलेंडर भी खाली है। ऐसे इमेजिन कर सकते हो बहुत अच्छे से कि जो बर्थडे कैप होता है, बर्थडे कैप इज एन एग्जांपल ऑफ अ हॉलो कोन, बिकॉज अंदर नहीं रहता कुछ भी, राइट। और आप सोचो कि जो बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप का जो सर्कल है और जो हाइट है, सेम हाइट और सेम रेडियस का आपने एक सिलेंडर बगल में रखा हुआ है, दैट इज अगेन हॉलो सिलेंडर। नाउ व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? सो द एक्सपेरिमेंट इज, आपने क्या किया, वो कोन में लेट्स से पानी भरा, उस कोन में आपने पानी भरा पूरा टॉप तक, और अब आपने उस कोन, भरे हुए कोन को, पानी से भरा हुआ कोन को आपने जाके सिलेंडर में उछाल दिया, ठीक है, सिलेंडर में पलट दिया। तो मेरा पहला सवाल है, क्या सिलेंडर पूरा भर जाएगा? सोच के बताइए। अगर हमने कोन को पूरा पानी से फिल करके, अगर उस कोन को एक बगल वाला जो एम्प्टी सिलेंडर अगर आपको दिख रहा है, अगर आप उसमें पलट देते हो, तो क्या आपका सिलेंडर पूरा भर जाएगा? यस और नो? थिंक अबाउट द वॉल्यूम, थिंक अबाउट द शेप। नहीं भरेगा ना, बिकॉज हमको क्लियरली क्या दिख रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा जो अभी जो कोन होगा, अभी जो हमारा कोन होगा, उसका जो पार्ट अगर देख रहे हो तो उसका वॉल्यूम कम है कहीं ना कहीं, है ना। तो व्हेन यू विल, जब आप पानी को पलटोगे इसमें सिलेंडर में, तो हमारा सिलेंडर पूरा फुल नहीं होने वाला, हमारा सिलेंडर पूरा का पूरा फुल नहीं होने वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको क्या देखना है, फिर आपने सिलेंडर को दोबारा भरा, सॉरी, फिर आपने कोन को दोबारा फिल किया, कोन को दोबारा फिल किया, और फिर जाकर सिलेंडर में उल्टा दिया, सिलेंडर में फिर से पलट दिया। ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि अभी भी सिलेंडर एक्चुअल में हुआ फिल नहीं हुआ है, सिलेंडर अभी भी खाली है। तो फर्स्ट टाइम कोन को जब हमने सिलेंडर में डाला तो हमारा सिलेंडर खाली था। सेकेंड टाइम में भी हमको सिलेंडर खाली मिला थोड़ा सा, लेकिन जब आपने थर्ड टाइम, तीसरी बार जब आपने यही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जब तीसरी बार आपने कोन में पूरा पानी फिल किया और अब आप उस कोन को सिलेंडर में पलट रहे थे, देन द ऑब्जर्वेशन वाज कि नाउ द सिलेंडर इज कंप्लीटली फिल्ड एट द टिल द ब्रिम। सो अब ऐसा था कि अब सिलेंडर जब आपने थर्ड टाइम किया तो थोड़ा भी पानी बाहर नहीं गिरा और हमारा सिलेंडर प्रॉपर्ली एकदम टॉप तक भरा हुआ दिखा, प्रॉपर्ली एकदम टॉप तक भरा हुआ दिखा। तो यहां से छोटा सा ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जब तीन बार हमने कोन को सिलेंडर में जब पलटा, ठीक है, तब जाकर सिलेंडर फुल हुआ है। तो जो हम पानी भर के हम एक जगह से पानी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम वाला खेल हो गया। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन द सिंपल इक्वेशन व्हिच केम आउट वाज 3 times the volume of cone is equal to 1 time the volume of cylinder, ठीक है। यहां से क्या निकल कर आया, जब 3 बार आपने कोन को पानी भरकर सिलेंडर में डाला, तब जाकर आपका एक सिलेंडर सेम रेडियस और सेम हाइट का, अलग रेडियस अलग हाइट नहीं, तो कोन और सिलेंडर दोनों के रेडियस और हाइट सेम होने चाहिए, तब जाकर एक सिलेंडर अच्छे से भरा है। तब अगर आप यहाँ पे 3 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो
तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यस साकेत? सर अगर मैं कौन बड़ा है और दो बार में नहीं भर नहीं, ये प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट करके फॉर्मूला निकाला गया था। कंडीशन है कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम रखना और दोनों का हाइट सेम रखना। ट्राई कर लो, ठीक है? आप क्या करो कि पेपर से एक सिलेंडर बना लो, खाली सिलेंडर, और यहाँ एक हॉलो कॉन बना लेना और उसमें मिट्टी डाल देना, ठीक है? बालू डाल देना, सैंड डाल के आप इसको करके देखना। ओके। थिकनेस का कोई लेना देना नहीं है समीर यहाँ पे, राइट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे व्हाट आर द फाइनल फॉर्मूलाज? द फाइनल फॉर्मूलाज आर फॉर्मूलाज फॉर अ सॉलिड कोन। अगेन प्लीज ध्यान दीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड कोन राइट नाउ। सो द कर्व surface area of a solid cone will be pi RL. The total surface area will be pi r into L plus r, and the volume will be 1/3 of pi r square h. Volume will be 1/3 of pi r square h. कोई दिक्कत यहाँ तक? I hope this is clear to everyone. So अब इसके बाद हम देखेंगे हॉलो। ये था सॉलिड कोन, अब हॉलो कोन भी आपको पता होना चाहिए। Now since we have already discussed hollow cylinder, so hollow कोन वाली चीज आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिएगा। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, आपको एक दो क्वेश्चन अभी करने के लिए दिया जाए। चलो, so everyone try to solve question number 5. Try to solve question number 5. पहले क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? पहले क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। चलिए शुरू कीजिए।
ओके, तो शुरू करूं मैं? वेरी गुड। रजनीश सही है, शायद सही है। 1 मिनट स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं चलो सॉल्व करता हूं, आप लोग एक बार प्रोसेस को देख लेना, ठीक है? लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है the diameter of a cone is 28 centimeter if its slant height is 15 centimeter find the curved surface area। तो ये तो खासा आसान क्वेश्चन हो गया, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है? सो क्वेश्चन के हिसाब से डायमीटर मैं यहीं पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, कलर चेंज कर लेते हैं। d is equal to 28, d diameter d is 28 and slant height is given as 15, l का वैल्यू 15 दिया हुआ है। अब हमको कर्व सरफेस एरिया पूछा हुआ है, हमको CS से पूछा हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल। अब अगर आप देखोगे तो d का वैल्यू 28 है, हमको चाहिए r। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन d एंड r? डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस और रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। So if d is 28, r का वैल्यू कितना होगा? 28 का हाफ 14, तो पाई इंटू 14 इंटू एल का वैल्यू है 15। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा पाई का वैल्यू क्या रखना चाहिए। अब आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि पाई का वैल्यू हमको यहाँ पे क्या रखना चाहिए। क्या हमको पाई रहने देना चाहिए, या हमको 22/7 रखना चाहिए, या हमको 3.14 रखना चाहिए। तो जनरली आपके लेवल पे क्लास 9 पे आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस में 22/7 से ही काम होता है। एंड हाउ विल यू डिसाइड? यू विल जस्ट चेक if you have any number in the numerator which is divisible by 7, if you have at least one number which is divisible by 7, so in that case आप उसको रहने दे सकते हो 22/7 और आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे 14 दिख रहा है, 14 इज डिविजिबल बाई 7, सो पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7, फिर यहाँ पे इंटू 14 इंटू 15। तो अब अगर हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया 44 इंटू 15। अब मैं 44 इंटू 15 का मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूँ, मुझे मैं बता रहा हूँ आंसर इज 660। कैसे किया मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेशन? देखो, जो 15 है उस 15 को मैंने 10 इंटू 5 में ब्रेक कर 10 प्लस 5 में ब्रेक कर दिया, 10 प्लस 5 में ब्रेक कर दिया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया अब मेरा 440 प्लस 220। क्यों, कैसे 220 हुआ स्टूडेंट्स? बिकॉज जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बन गया 44 इंटू 10 प्लस 44 इंटू 10 प्लस 44 इंटू 5, ठीक है? 44 इंटू 10 प्लस 44 इंटू 5। अब 44 इंटू 10 तो बड़ा आसान है ना, 440 हो जाता है। तो 44 इंटू 5 क्या होगा? वो 44 इंटू 10 का हाफ होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम 440 लगाएंगे और यहाँ पे हम 440 इंटू 5 जो है वो 440 का हाफ होगा। 440 का हाफ कितना हो जाएगा? दैट विल बी 220। तो फाइनली ये कितना बन गया? फाइनली ये बन गया 660, ठीक है? ये बन गया 660। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन डिड इट करेक्ट, सिर्फ एक ने गलती की थी। कौन था वो? समीर। चलो अब हम, यस आशु बोलो। सर मेरा भी रॉन्ग था सर, मैंने 28 ही रखा था सर, 14 नहीं रखा था। ध्यान रखना, इसलिए तो मतलब ये सब सिली मिस्टेक्स है ना सर, क्योंकि वहाँ पे आर दिया था, वहाँ पाई आर है वहाँ पे सर, अगर डायमीटर का डी रहता तो उसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, वो क्या होता है कि जब हम लोग सर्कमफ्रेंस करते हैं तो 2πr करते हैं और वहाँ पे पाई डी भी चल जाता है, तो इसलिए वो सिली मिस्टेक हो गया होगा। एनीवेज नो इशू। यस सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो आप लोग रिलेट भी कर पा रहे हो। द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू मेक 5 कोनिकल बर्थडे कैप्स। द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू मेक 5 कोनिकल बर्थडे कैप्स। तो 5 बर्थडे कैप्स का अच्छा, पेपर जो बर्थडे कैप जो बनता है उसमें पेपर की जो बात हुई है, तो पेपर आपका कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा या टोटल सरफेस एरिया पे लगेगा? पहले ये बताओ, पेपर कहाँ लगेगा?
ओके, तो अब देखो जिन लोगों का आंसर आ रहा है टीए से, जिन लोगों का आंसर आ रहा है टीए से, जैसे अपूर्वा, साकेत, आशु, आप लोग सोचिए एक बार, बर्थडे कैप का एक साइड खाली रहता है कि नहीं? आप सर कैसे डालोगे? अगर आपने टीए से कह दिया, टीए से का मतलब कर्व वाला पार्ट भी और बेस का सर्कल भी, लेकिन बेस का सर्कल में भी अगर आपने पेपर लगा दिया तो बर्थडे कैप कैसा हो जाएगा? इमेजिन करो तो। आप वैसा आइसक्रीम खाना पसंद करोगे जो कोन तो दिख रहा है लेकिन कोन का ऊपर ऑलरेडी मतलब कवर लगा हुआ है, तो जो आइसक्रीम का वो बना हेमिस्फीयर वो कोन के अंदर कुछ भी नहीं है, बोले अच्छा लगेगा ये? आर यू एबल टू विजुअलाइज नाउ? जिन जिन लोगों को टीए से लग रहा था, आशु, साकेत एंड अपूर्वा, क्लियर है ना? ठीक है, सो ये देखो, यू क्वेश्चन हमेशा आपको नहीं बोलेगा कि आप कर्व सरफेस एरिया निकालो, आप टोटल सरफेस एरिया निकालो। आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आप फिगर आउट कर पाओगे कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आएगा या टोटल सरफेस एरिया आएगा। कुछ कुछ जगहों पे तो दोनों नहीं आते, कुछ अलग ही रहेगा, है ना? तो वी विल डू ऑल दोस क्वेश्चंस आल्सो लेटर ऑन। सो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो बोला है ना, एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू मेक 5 कोनिकल कैप्स इज 720 पाई रूट 2, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कि पहले तो कोन की बात हुई है, कोन की बात हुई तो स्टूडेंट्स हमेशा अपनी कॉपी में आप क्या करोगे, अगर उसका हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे कुछ दिया है क्या हाइट और रेडियस? कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट? कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेट द हाइट, अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से उसका हाइट और रेडियस दोनों सेम है ना? क्वेश्चन के हिसाब से रेडियस, सॉरी हाँ, रेडियस और वो दोनों सेम दिया हुआ है, तो लेट द रेडियस एंड हाइट, इनको हम क्या कर लेते हैं, बी आर, दोनों को आर मान लो या दोनों को एक्स मान लो, कोई नहीं, दोनों को एक्स मान लो, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CSA of 5 conical caps, ये कितना दिया हुआ था? ये दिया हुआ था 720 पाई रूट 2। तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले फॉर्मूला लगाना चाहिए ना। एक कोनिकल कैप का फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला अगर देखोगे तो फॉर्मूला इज पाई आर एल, फॉर्मूला इज पाई आर एल। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ होगी कि एल चाहिए, एल के बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। अब आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो और चलो हम लोग पहले स्लैंट हाइट निकालते हैं। तो अगर स्लैंट हाइट की बात करें तो नाउ दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, राइट? और ये हमारा स्लैंट हाइट है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको एल स्क्वायर क्या मिलेगा, एल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा एल स्क्वायर का वैल्यू 2x स्क्वायर हो गया तो एल का वैल्यू क्या होगा, तो एल के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है जब आप उसको दूसरे साइड में भेजोगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे रूट आ जाएगा। सो अब आप बताओ कि रूट से बाहर क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे रूट से बाहर क्या निकल कर आएगा, x निकल कर आएगा कि नहीं? लेकिन 2 रूट के अंदर ही रहेगा स्टूडेंट्स, 2 रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x बाहर निकल कर आ गया और रूट 2 अंदर ही 2 रहेगा रूट के अंदर। तो माय स्लैंट हाइट केम आउट टू बी x रूट 2, my slant height came out to be x root 2. Therefore CSA of 1 conical cap, अब आप ही सोचिए कि एक कोनिकल कैप का CSA क्या होगा, एक कोनिकल कैप का CSA क्या होगा, कोनिकल पाई आर एल होना था। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, x रखेंगे, l की वैल्यू क्या रखेंगे, तो वो हम x रूट 2 रखेंगे,
तो स्टूडेंट्स जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो x और x मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, √2 पाई x स्क्वायर। दिस इज माय कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोनिकल कैप। दिस इज माय कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोनिकल कैप। तो फाइनली अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ पे हम नोट रीराइट करें तो 5, हमारे पास तो क्वेश्चन के हिसाब से 5 थे ना, तो 5 कोनिकल कैप्स का एरिया क्या हो जाएगा, 5√2 पाई x स्क्वायर। दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 720 पाई√2। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कुछ नीलम सर के लैंग्वेज में कोई बाउंसर तो नहीं गया, दिख रहा है क्या? वी फाउंड द स्लैंट हाइट एंड द स्लैंट हाइट केम आउट टू बी √2 टाइम्स ऑफ x। फिर हमने एक कोनिकल कैप का कर्व सरफेस एरिया निकाला। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr_l होता है। हमने r की जगह पे x रखा, हमने l की जगह पे x √2 रखा, तो उससे हमारे CA से कितना निकल कर आया, वो निकल कर आया √2 पाई x स्क्वायर। एंड ये एक कैप का आया, क्वेश्चन के हिसाब से 5 कैप्स के साथ आप बात कर रहे थे, तो इसलिए 5 टाइम्स ऑफ √2 पाई x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 720 पाई √2। अब अगर हम कैंसलेशंस पे आए, अपूर्वा, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन पे होना चाहिए। आप पूछ रहे हो कि रेशियो वाले क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होता, कोई हिंट चाहिए आपको। डोंट यू थिंक कि आपको क्लास के एंड में पूछना चाहिए, और यहीं पे फिर आप अपना फोकस लूज करते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी तो रेशियो का बात हुआ नहीं है ना। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ यू एंड श्रीजा, you guys don't pay attention when I'm talking about one particular question, you ask something related to कुछ और, ठीक है? यही दिक्कत है आप में। जब मैं ये समझा रहा हूं तो क्या आपको यहाँ पे रेशियो के बारे में अभी सोचना चाहिए? इसी को तो लैक ऑफ फोकस कहते हैं। ना सो अभी अगर हम इसको सॉल्व करने पे आए तो √2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर आप देखोगे तो पाई भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 5x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 720। अगर आप 5 को 720 के डिनोमिनेटर में ले आओगे तो वो 720/5 हो जाएगा। 720/5 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 144। तो अगर हमारा x स्क्वायर का वैल्यू 144 आया है तो हमारा x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा √144 विच इज इक्वल टू 12। तो यहां से हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, हमें x मिल गया। आपने x किसको माना था क्वेश्चन के हिसाब से, रेडियस और हाइट को अज्यूम किया था, है ना? एक तरीके से रेडियस और हाइट को अज्यूम किया हुआ था। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कैप। तो स्लैंट हाइट तो हमने कैलकुलेट कर रखा था, कितना आ रहा था स्लैंट हाइट, इट वाज कमिंग आउट टू बी x√2, इट वाज कमिंग आउट टू बी x√2। so therefore slant height is equal to 12√2। अब अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पे √2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हो, 12√2 सेंटीमीटर ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है? अगर क्वेश्चन में √2 का वैल्यू मान लो 1.41 दिया होता तो फिर आपको 1.41 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 12 को, और फिर आपको डेसिमल में जो भी आंसर आता वो आपको लिखना पड़ता, ठीक है? आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस नाउ। समझ में आया या कोई दिक्कत है यहाँ पे? अभी करने की जरूरत नहीं है ना, आप खुद ही सोचो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग √2 की वैल्यू रखो। मेरा पॉइंट है कि व्हाई आर यू मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट? अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला है √2 का वैल्यू रखने के लिए, अगर आप √2 का वैल्यू रखते हो, जस्ट इमेजिन क्या होगा। ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा इश्यू होने वाला है, बट बेसिकली जब आप √2 का वैल्यू
रूट 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.41. नाउ जस्ट इमेजिन 12 टाइम्स ऑफ 1.41. You have to do this multiplication. Now, do you want to do this multiplication? You can, but don't you think that it will take time? Time लगेगा ना? तो हमारा वहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम ये मल्टीप्लिकेशन तभी करें जब क्वेश्चन हमको बोल दिया कि भाई साहब रूट 2 का वैल्यू 1.41 करो और हमको आंसर बताओ, तभी हम करेंगे. वरना we will be smart and we will leave the answer like this. Trust me. Okay? Yes, Amir, exactly. चलिए तो स्टूडेंट देखो, अब आपको अगेन मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा. हमने सिर्फ मैं आज इसी एक्सरसाइज में जितने कौन के क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क होगा. बट मेरा सजेशन ये है कि अब हमारी अगली क्लास फ्राइडे को है. यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. अगर आप इसको देखोगे तो मैंने आपको कल कितने 8 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे. इस एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चन है. 17 में से 8 होमवर्क के आपने कर लिए, कितना बचा 9. 9 में से 2 अभी हमने क्लास में भी कर लिया, कितना बचा 7. अब अगर आप चाहते हो कि ये 7 के 7 क्वेश्चन सारे अलग अलग टाइप के होंगे, अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो पहले एक बार आर.एस. अग्रवाल को गो थ्रू कर लो. अगर आप आर.एस. अग्रवाल के प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते हो, एटलीस्ट सॉल्व एग्जांपल्स को गो थ्रू करो. ठीक है. बाकी जो लोग मेहनती है, जिनको दिक्कत नहीं हो रही, अपना एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो या आर डी शर्मा सॉल्व कर सकते हो. इट्स कंप्लीटली फाइन. प्रैक्टिस जितना ही करोगे आपका स्पीड डेवलप होगा, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. बट मेरा होमवर्क इस बार बहुत कम होगा. द ओनली लॉजिक और द ओनली रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज 7 क्वेश्चन जो यहाँ पे होंगे ये सब अलग अलग क्वेश्चन होंगे और मैं आपको बहुत कम टाइम भी नहीं दे रहा हूँ. यू हैव 3 days इन बिटवीन, तो बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास. आर.एस. अग्रवाल एक आज के दिन में, कल के दिन में आप सिर्फ आर.एस. अग्रवाल को गो थ्रू कर सकते हो. फिर थर्सडे के दिन बैठ के आप इस होमवर्क को अटेम्प्ट कर सकते हो. आपके लिए बेटर होगा वो. ठीक है. ये चैप्टर मुश्किल नहीं होता है. बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर. स्टूडेंट्स इसको डिफिकल्ट कर देते हैं बिकॉज वो विजुअलाइज नहीं कर पाते. तो आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई टू इमेजिन द शेप एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि क्वेश्चन में अगर एरिया पूछा हुआ है तो कौन सा एरिया निकालने की जरूरत है. जैसे कि अभी हमने ये बर्थडे कैप वाला ही क्वेश्चन देखा. बर्थडे कैप वाले क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ था कि आपको वहां पे कर्व सरफेस एरिया देखना है या टोटल सरफेस एरिया देखना है. ये आपने खुद डिसाइड किया. सिमिलरली आपको आगे भी क्वेश्चंस में मिलने वाला है. शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जहां पे वो आपको कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा. वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है. तो ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं. ये नहीं कि आप इसका मतलब सिर्फ 7 क्वेश्चंस ट्राई करो. प्लीज सॉल्व द आर.डी. शर्मा. मैं आर.एस. अग्रवाल दे रहा हूं बिकॉज इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं एज कंपेयर टू आर.डी. शर्मा. तो जिनको भी दिक्कत होती है आप इनके क्वेश्चंस को गो थ्रू करो. अगर आपको आर.एस. अग्रवाल में दिक्कत होगा आप बिल्कुल मेरे को पूछ सकते हो. आई विल क्लियर योर डाउट्स. बट यस, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ते गिव अप कर दिया. ट्रस्ट मी, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के 2-3 मिनट के अंदर गिव अप कर दिया तो आपने एफर्ट नहीं लगाया. एंड मैं अब ये कल्चर लाना चाहता हूं आप लोगों के अंदर कि आप कम से कम 10-12 मिनट एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. नहीं सॉल्व होता है तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, क्योंकि आपने वो 10-12 मिनट में 2-3 अलग अलग सोच लगाया होगा आपने. तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना अब, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वेयर यू वेंट रॉन्ग. जबकि क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट 1-1.25 मिनट 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को गिव अप कर देता है तो उस क्वेश्चन ने दिमाग भी नहीं लगाया. तो अगर मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करता हूँ वो उसको उस वक्त समझ में आ जाएगा, बट ही और शी विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर द सॉल्यूशन आफ्टर 1 day बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एक्सप्लेनिंग द आंसर ना. अगर आपको आंसर ही चाहिए तो वो तो आपको इंटरनेट से ही मिल जाएगा. आंसर तो इंटरनेट से ही मिल जाता है. लेकिन आप मैथ्स क्यों करते हो? टू डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना है. तो क्या हर एक प्रॉब्लम हम 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते. कुछ प्रॉब्लम्स जल्दी होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स में टाइम लगता है. और अगर आप स्टार्टिंग फेज पे हो, अगर आपका मैथ्स में आप वीक हो तो आपको स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा. क्लास 9th वाज द पीरियड जहां पे मैंने मैथ्स में सबसे ज्यादा मेहनत किया था. आई स्टिल रिमेंबर. तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एफर्ट देना पड़ रहा है एफर्ट दो. बट अगर आप जेन्युइन एफर्ट नहीं दे रहे हो ना तो ट्रस्ट मी आप मैथ्स नहीं कर पाओगे. मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. रट्टा मारने से मैथ्स नहीं होता है.
ठीक है, चलो, सो आई एम एंडिंग द क्लास हियर। होमवर्क आपको मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है, होमवर्क आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।